चलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीट। आज हम पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास जनरली हाइड्रोकार्बन ही होता है, तो हम अगर कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2, और हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, अब अगर एक चीज को जला रहे हैं तो हीट मिलनी है। अब अगर बहुत ज्यादा हीट मिली, मतलब और बहुत कम हीट मिली, नहीं हीट तो मिलेगी, अगर आपने कंबशन किया है तो हीट तो मिलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ए और बी, एक को जलाने से ज्यादा हीट मिल रही है, बी को जलाने से कम हीट मिल रही है, मतलब क्या हुआ होगा, स्टेबिलिटी के कारण उसके अंदर उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़े, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो आपको हीट कम देगा। कुछ तो कम में ले ली होगी उसने, तो वो कम हीट रिलीज करेगा, और जो कम स्टेबल है वो हीट ज़्यादा देगा। और वैसे भी हम डेटा बेस बात कर लेंगे, जैसे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या किया था, हमने डेटा निकाला था। कल हमारे पास केस था 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सबसे ज़्यादा हीट तुम्हें कहाँ मिली थी हाइड्रोजनेशन वाली, नॉर्मल 1 ब्यूटीन में हीट सबसे ज़्यादा मिली थी, और ट्रांस वाली में लीस्ट मिली थी। तो स्टेबिलिटी तो हमें पहले से ही पता थी, तो हमने कहा ट्रांस मोस्ट स्टेबल, HOH लीस्ट, और 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल कंपैरेटिवली, और HOH मोस्ट। ठीक है, तो वैसे के वैसे अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा करो, ईथेन की कंबशन रिएक्शन लिखो या मीथेन की लिख दो, तो मीथेन क्या CH4, तो CH4 का कंबशन लिखो, है ना, तो C से तो क्या बनेगा, और हाइड्रोजन 4, तो वाटर 2, ऑक्सीजन कितने यूज हुए, 4, तो यहाँ क्या लिख दो, ट्वाइस O2, तो बैलेंस्ड है। ठीक है, एक वैसे ना आपको जनरल एक याद करना है, अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनेगा, ऑर्गेनिक प्लस मोल कॉन्सेप्ट मिला के, ये आपका एल्केन। ठीक है, आपको ऑक्सीजन कितना लेना है, आपको लेना है 3n+1 O2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, CO2 कितने बनेंगे, तो NCO2, और वाटर कितने बनेंगे, n+1 H2O। अब आप चेक कर लो, जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है तो ये CH4, यहाँ n की वैल्यू 1 डालो तो 3+1 4 डिवाइड बाय 2 2O2 तो है। फिर यहाँ n की वैल्यू 1 थी तो CO2 1 है ना, और n की वैल्यू 1 है तो वाटर 2। इस तरह से ध्यान रखना है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, पर कॉन्जुगेशन की बात, है ना। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो हीट ऑफ कंबशन बताओ, तो वापस डेटा बेस्ड बात कर लेते हैं। तो वापस आज हमारे पास 1 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अब 1 ब्यूटीन में जो हीट ऑफ कंबशन मिली वो कितनी है, 271, माइनस मतलब मिली एक्सोथर्मिक, तो यहाँ मिली 2700, यहाँ 2712, या 19 है या 12 है, थोड़ा बहुत फर्क है, और वहाँ 0, थोड़ा थोड़ा ही फर्क आ रहा है, फर्क तो आ रहा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था, ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और हीट ऑफ कंबशन क्या है, कम है, और 1 ब्यूटीन आपके हिसाब से स्टेबल लेस है, हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, तो ले देखिए स्टेबिलिटी का उल्टा है ना। तो मैं कह दूँ हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हाइड्रोजनेशन में भी तो यही था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर, क्योंकि डेटा तो यही बात कर रहा है, हमने तो सिंपल कॉन्सेप्ट बना दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना, क्योंकि अब 4 CO2 बने तो बात अलग है, 8 CO2 बने, क्योंकि हीट, एनर्जी, एंथैल्पी ये सब अमाउंट डिपेंडेंट होती है। भाई 1 मोल को जलाओ 4 मोल को जलाओ फर्क नहीं है क्या, है ना। तो पहले आपको चेक करना है कि ये चीज़ हम तब अप्लाई करेंगे जब क्या हो, सब आइसोमेरिक एल्कीन, फॉर्मूला ही एक हो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, है ना। सब में कार्बन संख्या बराबर होगी, हाइड्रोजन का नंबर बराबर होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कुछ देखूं, है ना, देखो greater the number of carbon atoms greater will be heat of combustion। क्यों, तो देखो यहाँ 6 कार्बन है, तो भाई CO2 6 बनाओगे ना, ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च होगा, और वहाँ जा रहे हो तो कार्बन एटम 3 ही, तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा, 3 को जलाना है, 4 को जलाना है, 5 को जलाना है, 6 को जलाना है,
आई बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट, जितने ज़्यादा कार्बन संख्या होगी हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ हीट ऑफ कंबशन तो ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये तो मैं लिख देती हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लग रहा है? बी सी सबसे ज़्यादा स्टेबल बी के डी? डी। इनवर्स होता है ना HOC और स्टेबिलिटी। ही देखो, स्टेबिलिटी का तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास दो चीज़ें स्टेबल है तो ऑब्वियस है जो ज़्यादा स्टेबल है वो जलेगी क्यों, है ना? और जलना तो ही, आप उसको बर्न कर रहे हो तो एक अलग चीज़ है, तो आपको हीट कम दे देगी, वो इतनी सी बात है। लेकिन हीट ऑफ कंबशन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी हीट ऑफ कंबशन पर थोड़ी डिपेंड करती है। कोई भी स्टेबल है नहीं, उसको जला के थोड़ी देखेंगे। हीट ऑफ कंबशन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते थे, एरोमेटिसिटी से निकालते थे, मीजोमेरिक इफेक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पढ़ाई थी 2 दिन पहले बेयर स्ट्रेन थियरी। 3 वाली रिंग में तनाव सबसे ज़्यादा होता है ना? 4 में कम, 5 में और फिर 6 तो लीस्ट, है ना? क्यों? तो देखो यहाँ सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। आपके पास कितना बॉन्ड एंगल है? 60 डिग्री। तो 109 होना चाहिए, फिलहाल 60 डिग्री। कितना स्ट्रेन है? 109 और कितना? 60। डिफरेंस निकालो, 49 डिग्री का आपके पास क्या है? स्ट्रेन है, तनाव है। यहाँ कितना एंगल है? कितना? 90 डिग्री। और होना कितना चाहिए? 109। तो कितना स्ट्रेन है? बोलो, 28 29 के आसपास मान लूँ। और यहाँ कितना एंगल बताया था? 108 और यहाँ 109 लम्स। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता है। तो ये सबसे स्टेबल तो यही होती है। लीस्ट 0 डिग्री का स्ट्रेन है, यहाँ 2-4 डिग्री का ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, तो आपको वैसे भी तुम्हें याद है मैंने रिंग एक्सटेंशन पढ़ा था। मैंने कहा था 3 की ये साइड में कार्ब कैटायन है तो रिंग के अंदर डाल दो, 4 में कन्वर्ट कर दो। 4 की ये साइड में कार्ब कैटायन है तो 5 में, और 5 की और कार्ब कैटायन है तो 6। आई बात समझ? सबसे बढ़िया रिंग होती है 6 की, फिर 5 की, फिर 7 की, है ना? फिर 4 और फिर 3। अगली बात समझ में? तो मैं कहूँगी ठीक है, स्टेबिलिटी का मैं हीट ऑफ कंबशन से दिमाग नहीं लगाऊंगी। स्टेबिलिटी तो मैं अपनी बेयर स्ट्रेन थियरी से दूंगी। और बेयर थियरी क्या कहती है? सबसे स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? तो पहला था स्टेबिलिटी की इनवर्स, दूसरा है रिंग वाला है। तो आपको दिमाग लगाओ, ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर विल बी हीट ऑफ कंबशन। अब यहाँ देखो, फर्स्ट वाला स्टेबल बेंजीन, ऑब्वियस बेंजीन तो एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ए ग्रेटर देन, और रिंग वगैरह तो बराबर ही है, कार्बन संख्या बराबर है, CO2 तो 6 ही बनेंगे, है ना? तो हीट ऑफ कंबशन, इसको कैसे जलाएंगे? मुश्किल है, वो जल जाएगा। तो बी ग्रेटर देन, यहाँ बोलो। स्टेबिलिटी की बात करो तो प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लो स्टेबिलिटी की बात करो, ठीक है, तो स्टेबिलिटी में क्या आएगा? प्रोपीन ग्रेटर देन इथीन आएगा। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन है, आप कह रहे हो अल्फा हाइड्रोजन 3, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी? 3। ठीक है, तो प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन। और हीट ऑफ कंबशन पक्का? किस बिहाफ पे? सोच लो, पहला पॉइंट क्या लिखा था? पहला पॉइंट क्या लिखा था? इससे जस्ट पहले पॉइंट क्या था आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इससे पहला पॉइंट क्या था? सोचो। ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर विल बी हीट ऑफ कंबशन। तो अब मुझे बताओ कि हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा किसकी होगी? है ना? आपको देखना पड़ेगा, ये ए है, ये बी है। जब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तब तो मुझे पता है कि बी ग्रेटर देन ए, लेकिन अगर मैं हीट ऑफ कंबशन की बात करूं तो स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर बराबर रिंग है तो मैं स्टेबिलिटी चेक कर लूँगी। रिंग बराबर का है, 3 कार्बन बनेंगे, 2 कार्बन मतलब 2 CO2 बनेंगे, 3 बनेंगे, फ़र्क है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ मुझे क्या देखना पड़ेगा? जितने ज़्यादा कार्बन उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। तो यहाँ मेरा आंसर आएगा बी। ठीक है, अब आ जाओ वापस।
फर्स्ट फर्स्ट वाला स्टेबल है सेकंड से, क्यों? ये कॉन्जुगेटेड है और वो क्रॉस्ड है, ठीक है, एक्सटेंडेड और क्रॉस्ड बोल दो, है ना। तो मैं कहूँगी स्टेबिलिटी तो A ग्रेटर देन B। हीट ऑफ कंबशन यहाँ तुमने उल्टा कर दिया, क्यों? कार्बन एटम बराबर है, 6 CO2 बनेंगे तो टेंशन लेना ही नहीं था। तो मैं कहूँगी कि हीट ऑफ कंबशन B ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट में देखो, क्या मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए हीट ऑफ कंबशन के लिए? कार्बन एटम ही अलग अलग है, तो हम बाकी दिमाग लगाएंगे क्यों, है ना। तो हम कहेंगे देखो इसको जलाना है भाई, इतनी लंबी चेन है, इसको जलाना है, टाइम लगेगा, सीधी सी बात है ना। आप ऐसे सोच लो कि छोटा कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है, तो छोटा कंपाउंड है मान लो कुछ ऐसा ही है, और बड़ा कंपाउंड इतना बड़ा है, तो उसको जलाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जो भी आपको लगे कि हाँ डिफरेंस तो आना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ मिलेगी भी ज़्यादा, लगेगी भी ज़्यादा, फिर काउंटर बैलेंस करके हम बोलते हैं मिलेगी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कोई भी रिएक्शन जो है भाई, मुझे किसी को बर्न करना है तो अपने आप ही बर्न हो जाएगा क्या? एक बार तो हीट देनी पड़ेगी ना, फिर जो ब्लास्ट होगा वो हम काउंटर बैलेंस करते हैं, हमने दिया तो इतना मिला इतना, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा, तो A B C और D में मेरा आंसर होना चाहिए सबसे ज़्यादा D, C, B और स्टेबिलिटी आपको चेक करनी थी तो आप भले हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। आपके पास है साइक्लोब्यूटाडाइईन, 2 सोडियम, ठीक है। इस रिएक्शन का पॉसिबल प्रोडक्ट तुम बताओ। साइक्लोब्यूटाडाइईन, दिमाग लगाओ, इस रिएक्शन का पॉसिबल प्रोडक्ट। सोचो, सोडियम क्या ही कर सकता है? सोडियम हाइड्रोजन बाहर निकालता है, सही है, लेकिन एल्केन में से सोडियम एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। जो हाइड्रोजन तैयार है, पानी में सोडियम 20 डाल दो तो पानी में तो H+ तैयार ही है ना। आप अल्कोहल में डाल दो, H+ तैयार है। और दिमाग लगाओ, सोडियम क्या करेगा? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई। क्या आंसर होना चाहिए? थर्ड, क्यों? H को बाहर निकालेगा तो -1 के जाएगा, तो रिंग पे प्लस आएगा और 2 को लेके जाएगा इसलिए। देखो H बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो थर्ड में H बाहर नहीं है, किसी में भी H बाहर नहीं है। सोडियम क्या ही बना सकता है? सोडियम क्या ही बना सकता है? माइनस तो नहीं बना सकता ना, कम से कम सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम प्लस। तो मेरे पास अगर 2 सोडियम है तो 2 सोडियम आयन, इनको माइनस मिल जाएगा तो ये कनेक्ट हो जाएंगे और मेरे पास लिबरेट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिलहाल जो मेरे पास कंपाउंड आपने दिया है वो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है पक्का? तो एंटी एरोमेटिक तो वैसे ही किसी काम का नहीं होता है ना। अगर कुछ ऐसा हो, मान लो अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाए तो चलो ये तो माइनस आ गया, तो कम से कम नॉन एरोमेटिक तो बना। ये sp3 ये तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। उससे तो बढ़िया ही काम किया मैंने। लेकिन आपने सामने सोडियम भी दे रखा है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो अब जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? एरोमेटिक है। चेक कर लो, साइक्लिक है, सारे sp प्लेनर है। प्लेनर है मतलब है ना, sp2 नहीं भी हो तो प्लेनर है। वैसे तो इसको sp2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि घूम जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है और हक्कल्स रूल को फॉलो करता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6 वाला है, 2 4 6। तो मैं कहूँगी भाई 4n + 2 = 6 आ रहा है, यानी n की वैल्यू आपने रखी है कितनी? 1, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, n 1 है, यानी ये चीज़ क्या है? एरोमेटिक। तो उसने आपको कंडीशन तो दी है कि आप ऐसा कर लो, तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन सोडियम का कोई यूज़ दिखा नहीं। सोडियम प्लस होता तो माइनस के साथ सेट भी हो जाता है ना। तो मैं कहूँ चलो नॉन एरोमेटिक तो मिल गया, उससे तो बेटर ही था। यहाँ पहुँचे तो ये आपको मिला एरोमेटिक। ये चीज़ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोडियम माइनस बनाओगे क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो सोडियम क्या बनाना पड़ेगा? माइनस। मेटल को क्यों माइनस बनाने चले हो? उसको अनस्टेबल कर रहे हो। आई बात समझ में? ये भी एरोमेटिक है, लगेगा तो तुम्हें ना ये एरोमेटिक ही तो है,
ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और n की वैल्यू 0 रख दो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, एरोमेटिक। तो एक बार आपके दिमाग में ये भी विचार आए तो आप सोचना कि अच्छा इसके 2 इलेक्ट्रॉन गए तो हम क्या करेंगे, Na माइनस तो बनाने से रहे, इसलिए ये नहीं बना सकते, और ये वापस नॉन एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन, क्लियर। यहाँ आपका हीट ऑफ कंबशन जो है वो कंप्लीट है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेजोनेंस, वो लेंदी टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे कल से या नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलो।